हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 10th of December के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द जो ऑन वेडनेसडे हमारे जो फर्स्ट सीडीएस थे विपिन रावत, उनका जो चॉपर था वो क्रैश हो गया था तमिलनाडु के पास, और जिसके चलते 13 लोगों की डेथ हुई, जिसमें सीडीएस भी थे, उनकी वाइफ भी थी और 11 अदर्स भी थे। तो 13 लोगों की डेथ हो चुकी है और उनको फाइनली इंडिया ने, या हम बोल सकते हैं उनको ट्रिब्यूट दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी विजिट किए उसमें, एंड हमारा पूरा नेशन एक ग्रीव में रहा, एक दुख में रहा कि हमारे जो फर्स्ट सीडीएस अनटाइमली उनकी डेथ हो गई। तो थोड़ा सा अपन थोड़ा सा इस न्यूज को थोड़ा सा अपन एक्सटेंड में बढ़ते हैं। सो हम बात करें तो जिस एयरक्राफ्ट में या जिस हेलीकॉप्टर, जिस चॉपर में ये बैठे थे, द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर इज इंडियन एयरफोर्स MI-17V5। ठीक है, इतना याद रखना, ये हेलीकॉप्टर था। और फाइनली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है पार्लियामेंट में कि भाई इधर ट्राई सर्विस इंक्वायरी बैठेगी, जिसको उस इंक्वायरी को हेड जो करेंगे वो कौन होंगे? इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। और देखा जाए, मानवेंद्र सिंह इंक्वायरी करेंगे और रैपिड तरीके से, मतलब बहुत फास्टली, बहुत टाइमली इस इंक्वायरी की रिजल्ट आ जाएगी और ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर हो चुका है। सो जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं, चाहे चॉपर हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे प्लेन हो, उन सब में एक ब्लैक बॉक्स होता है। कलर्ड इज ऑरेंज। ओरिजिनली उसको देखा जाए, उस ब्लैक बॉक्स को अगर देखोगे रियल में, तो वो ऑरेंज कलर का होता है, बट वी टर्म इज ब्लैक बॉक्स। सो उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, सारा डेटा, सारी रिकॉर्डिंग, पायलट्स और अ, जो भी पायलट बात करता है एयरक्राफ्ट के, जो वो है, मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई आपको इस रूट से जाना है, इस रूट से जाना है। अ, तो ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया जाएगा और फाइनली पता लग जाएगा कि उनका प्लेन क्रैश क्यों हुआ, चॉपर में क्या प्रॉब्लम थी, क्या सारी चीजें थी। ओके, और बहुत स्पीडी वे में डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि बहुत स्पीडी वे में इस इंक्वायरी की रिजल्ट आएगा। और थोड़ा सा हम बात करें तो जनरल बिपिन रावत जो है, सीडीएस बनाया जाता है 2 साल के लिए, है ना? 2 साल के लिए सीडीएस बनाया जाता है। तो उन्होंने जो कमान है सीडीएस की, वो 1 जनवरी 2020 को पकड़ी थी। 1 जनवरी 2020 को वो पहले सीडीएस बने थे, और उसके बाद उनको 2 साल, मतलब 31 दिसंबर 2021 में उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता। अब देखा जाए तो उन्होंने अपने 2 इयर्स कंप्लीट तो नहीं किए, तो एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो गया ऑन द टॉप ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज, है ना? तो मिलिट्री सर्विसेज में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। और देखा जाए तो सीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कारगिल वॉर के समय ही आया था कि भाई, और कारगिल वॉर के समय सीडीएस की रिकमेंडेशन दी गई थी कि भाई सीडीएस बनना चाहिए सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, बट उस रिकमेंडेशन को माना नहीं गया उस समय, और फाइनली 20 इयर्स बाद रिकमेंडेशन को माना गया और पहले सीडीएस अपॉइंट हो गए। और सीडीएस जो होता है, एक तो तरीके से पूरे ट्राई सर्विसेज का सबसे बड़ा हेड है ना? सबसे बड़ा आर्म फोर्सेस का पर्सनल है, और 4 स्टार जनरल कैटेगरी का ही पर्सन सीडीएस बन सकता है। और सीडीएस एक्ट एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, है ना? और देखा जाए तो वो डिफेंस मिनिस्टर का प्रिंसिपल एडवाइजर तो होता ही होता है, हाँ, लेकिन जो 3 सर्विसेज और हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उन तीनों के हेड भी रिस्पेक्टिव अपनी अपनी सर्विसेज का रिकमेंडेशन और एडवाइस देते रहेंगे, बट प्रिंसिपल एडवाइजर कौन होगा? सीडीएस होगा। ये सारी चीजें सीडीएस के काम होते हैं, बल्कि और भी सीडीएस के काम है। तो सीडीएस क्या है? सीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी हेड करता है ना? और देखा जाए तो सीडीएस का जो बेसिकली काम होता है, इट्स ब्रिंग द जॉइंटनेस इन द ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये सारे काम हैं। और वही हमने पढ़ तो हमने ऑलरेडी लिया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है वो कौन है? सीडीएस होता है। मूविंग फर्दर, सो फाइनली फार्मर्स ने बोल दिया है कि हम लोग प्रोटेस्ट साइट्स क्लियर करने वाले हैं, और आज से फार्म यूनियंस ने डिक्लेयर कर दिया है कि फार्मर्स अपना जो प्रोटेस्ट साइट है, प्रोटेस्ट कर रहे थे,
उसको वीकेंड कर दो। फार्मर्स ने इस प्रोटेस्ट को विक्ट्री डिक्लेयर किया है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो अहमदाबाद की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने डिसीजन लिया था कि फूड स्टॉल्स पर नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं सेल किया जाएगा। अच्छा, हम गुजरात में देखें तो गुजरात में वैसे भी नॉन वेजिटेरियन बहुत कम लोग खाते हैं, गुजराती बहुत कम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, है ना। एंड और वहाँ के लोग ज़्यादा गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते हैं, और गांधीयन फिलोसफी में ऐसा बोला भी गया है कि भाई नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए। सो इस कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए उन्होंने ये बोला था, और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर भी इशू कर दिया था कि इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद कोई भी स्टॉल सेलर, स्ट्रीट सेलर, फूड स्टॉल जो स्ट्रीट पे लगाता है वो नॉन वेज सेल नहीं करेगा। जब ये इशू गुजरात हाई कोर्ट में गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने सिंपल सी बात पूछी, आप हमें ये बताइए कि आप किसी पर्सन के ऊपर आप लोगों को कैसे मना कर सकते हैं कुछ भी खाने से? ये तो उनके फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। ये चीज गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछी, जिसने ऑर्डर इशू किया था फॉर द क्लोजर ऑफ नॉन वेज फूड स्टॉल्स इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो विल मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, मद्रास हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि भाई जो आईपीएस ऑफिसर की एप्लीकेशन थी जो 7 साल पहले ही रिजेक्ट हो गई थी, उस केस को वो नहीं सुनेगी। ठीक है, एंड ऐसा ऐसा बोला जाता है कि बेसिकली वो आईपीएस ऑफिसर फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, और धोनी के अगेंस्ट सूट भी फाइल हुआ था कि धोनी ने फिक्सिंग करी उस मैच में। तो मद्रास हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो एप्लीकेशन धोनी के अगेंस्ट जो सूट फाइल हुई है उसको हम नहीं सुनने वाले। मूविंग फर्दर, सो इन दी स्टेट ऑफ केरला बहुत ज़्यादा बर्ड फ्लू जो है वो ट्रिगर कर चुका है, एंड अराउंड जो हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्सेस हैं, टीम्स हैं, उन्होंने 8,000 से 10,000 डक्स, क्योंकि डक्स हो गई, हेंस हो गई, चिकन हो गया, इन सब में बर्ड फ्लू फैलता है, और यही हम लोग कंज्यूम करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड में। अगर हम आपके बर्ड की कैटेगरी में नॉन वेजिटेरियन फूड देखें तो चिकन को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, डक्स को भी कंज्यूम करते हैं, साउथ इंडिया में जाके तो कंज्यूम करते हैं। सो इसी के चलते जो रैपिड रिस्पांस टीम है उन्होंने 8 से 10,000 डक्स को मार डाला। कर्ड मतलब मास मर्डरिंग एक तरीके से, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। अगर मास मर्डरिंग बोले तो नेगेटिव टर्म होता है, बट कर्ड बोलते हैं तो कर्ड मतलब एक तरीके से कि हमने उनको मार दिया, बट उसके पॉजिटिव इंपैक्ट थे, उनको मारने का, उनको मारने की जरूरत थी। मूविंग फर्दर, सो इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका एक हिल्स है, चामुंडी हिल्स। सो चामुंडी हिल्स में क्या हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। अब वो नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से ऑब्वियस सी बात है, उन हिल्स पे फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, तो उनको हटाया जा रहा है, ग्रीन कवर को हटाया जा रहा है। और चामुंडी हिल्स इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायो रिजर्व, और बहुत बड़ा नीलगिरी बायो रिजर्व है। जो अभी चॉपर जो क्रैश हुआ जनरल बिपिन रावत का, वो नीलगिरी हिल्स पे हुआ। तो वो तीनों स्टेट्स में है नीलगिरी हिल्स, आपके कर्नाटका में भी है, आपके तमिलनाडु में भी है, आपके केरला में भी है। ठीक है, ये तीनों स्टेट को कवर करता है नीलगिरी हिल्स, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का पार्ट लगता है। तो चामुंडी हिल्स पे कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करो, बट वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे ग्रीन कवर जो है वो इरोडिंग हो रहा है, मतलब इरोड हो रहा है, खत्म खत्म होता जा रहा है। और इस चीज को लेकर वहां की जनता ने कैंपेन स्टार्ट कर दिया, है ना, कि भैया हमें उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट नहीं करना जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को इंपैक्ट डालता हो। मूविंग फर्दर, सो कल एक रिपोर्ट आई और ये बताया गया, उसमें ये निकला कि कर्नाटका ने टॉप किया है। कर्नाटका इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन अमंग दी स्टेट्स इन इंडिया, जिसको जो टॉप पर है, जिसने वैक्सीन कवरेज सबसे ज्यादा करी है ऑफ द फर्स्ट डोज। सो 94.57% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुके हैं, ये चीज बताया गया। तो अराउंड 4.89 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं फर्स्ट डोज से, नॉट फुली वैक्सीनेट बट फर्स्ट डोज से वैक्सीनेट हो चुके हैं। देन इट वॉज फॉलोड बाई द गुजरात एंड देन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट पे आपका कर्नाटका आता है, कभी पूछा जा सकता है, ये लिख लेना एक जगह, कर्नाटका। देन ऑन सेकंड इट्स आपका गुजरात, एंड ऑन द थर्ड इट्स मध्य प्रदेश विथ 93.83%।
and 94.57%. First position goes to the top. The top position has been captured by the state of Karnataka. Moving further, आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारा सिर्फ एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड दैट इज अबाउट द चिल्ड्रन एंड स्कूलिंग इन द पोस्ट कोविड-19 एरा। इसको लेकर ऑथर ने एडिटोरियल लिखा, तो उसको अपन पूरा समझेंगे, ठीक है। और बाकी एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, तो नहीं पढ़ना है। ये ओमिक्रॉन के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार। देन जनरल बिपिन रावत का जो प्लेन क्रैश हुआ उससे रिलेटेड है, नहीं पढ़ना है। सो हमारे पास एक एडिटोरियल बताया कि भाई पोस्ट कोविड एरा में, कोविड एरा के बाद, कोविड-19 के बाद हम चिल्ड्रंस को कैसे स्कूलिंग दें और क्या करना चाहिए, तो उसको लेकर हम ओवरव्यू ले लेते हैं क्या। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं या किसी भी सिचुएशन की बात करते हैं तो हमें सोल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन सोल्यूशन से पहले हमें चाहिए होता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सो ऑथर ने उसी से स्टार्ट किया, ऑथर ने यही बताया कि भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कंसर्न्स क्या है। तो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई। प्रॉब्लम्स बोलने की देखो, सबसे पहले क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गया, फंडिंग की क्राइसिस नहीं है, फंडिंग बढ़ी नहीं रही। और बजट में इस बार तो एजुकेशन बजट में फंडिंग को कट डाउन कर दिया गया, बढ़ाया नहीं गया बल्कि कट डाउन कर दिया गया। और देखा जाए बाकी हम अदर कंट्रीज की बात करें, हमने पढ़ा भी था एक बार, अगर आपको याद हो तो हमने एक बार पढ़ा भी था कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अपने एजुकेशन बजट को तो टच ही नहीं किया, वैसा का वैसा रखा। और कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एजुकेशन बजट को बढ़ा दिया, चाहे वो कितनी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में चली गई, बट इकलौती कंट्री है इंडिया जिसने अपने एजुकेशन बजट को डिक्रीज किया है, कम किया है। तो हमें सबसे पहले एडिशनल फंडिंग चाहिए कि हम क्राइसिस को एड्रेस कर सकें। देन हमें इक्विटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो रिच क्लास के जो लोग हैं उन्होंने कोविड-19, देखो उनकी भी एजुकेशन, के बच्चों को भी एजुकेशन इंपैक्ट हुई है, बट उनकी इतनी नहीं हुई क्योंकि उनको ऑनलाइन एजुकेशन मिलती रही, उनको ऑनलाइन एजुकेशन इंपैक्ट होती रही। बट प्रॉब्लम्स कहां आई? जिनके पास इंटरनेट नहीं था, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड करने के। तो अब हमें इक्विटी फोकस करना चाहिए कि जो बच्चे पीछे रह गए, और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे पीछे रह गए क्योंकि रिच क्लास तो कम है ना, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है, पुअर क्लास ज्यादा है। तो जो बच्चे पीछे रह गए उन बच्चों को कैसे बराबरी पे लाया जाए, तो इक्विटी पे फोकस करना पड़ेगा। देन हमें पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कोविड-19 की सिचुएशन में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत वर्सन हुई है, कंट्री की तो हुई है, तो कंट्री की वजह से देखो, लोगों की हुई है तभी तो कंट्री की हुई है। तो लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिससे या तो जिनके घर में एक बच्चा एक बच्ची है तो वो अपने बच्चे को पढ़ाना भेज रहे हैं, ना कि अपनी बेटी को। तो हमें बच्चों को पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये सारी चीजें। और घर पे भी उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई एक्स्ट्रा वर्क मत कराइए उनसे, बच्चों से। देन हमें स्टूडेंट्स को सोशो और इमोशनल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, जिन्होंने अपने बहुत करीबी लोगों को खोया, जिन्होंने खुद बहुत प्रॉब्लम्स देखी, फेस करी। तो हमें उनको सोशल और इकोनॉमिकल सपोर्ट देने की जरूरत है। देन नेक्स्ट इशू जो ऑथर ने बताया वो क्या था कि हमें करिकुलम को उस हिसाब से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए कि जो बच्चों का नुकसान हुआ है, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, वो भरपाई हो जाए। तो हमें करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज पे, मैथमेटिक्स पर, लैंग्वेज लर्निंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, एकेडमिक लर्निंग हो गई, इन सब पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ऑथर ने बताई वो यही है कि हमें एडिशनल टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, जिससे हमें कम टीचर्स और बच्चों के जो रेशियो है उसको थोड़ा सा कम कर सकें, है ना। और दूसरा, हमें टीचर्स को भी टेक्निकल और फाइनेंशियल, सोशो इमोशनल सारे सपोर्ट देने की जरूरत है, क्योंकि भाई टीचर्स भी इंसान है और उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है इस कोविड-19 पैंडेमिक का। अब ऑथर ने बताया कि देखो अब प्रॉब्लम कैसे एड्रेस होंगी, तो पहली बात तो हमें फंडिंग ज्यादा देनी पड़ेगी, एडिशनल फंडिंग देनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बजट को या तो इंक्रीज करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी बजट था उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन इक्विटी फोकस करना पड़ेगा कि जो मोर ड्रॉप आउट्स हुए हैं इस कोविड-19 की पैंडेमिक के समय, उन ड्रॉप आउट्स को, नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स को कम किया जाए, उसी नंबर पे लाया जाए, प्री कोविड-19 लेवल पे लाया जाए। देन टीचर्स को सपोर्ट करने की बात है, मतलब उनको कोचिंग सेंटर्स की, कोचिंग जैसे कोचिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जाती है ना, वैसे सेंटर बनते हैं, 1 to 1,
है ना, 1-to-1, सॉरी कोचिंग मॉडल पे उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, ना कि मास ट्रेनिंग। मतलब ऐसा नहीं कोई वो करवा ली, बस एक सेशन ऑर्गेनाइज करवा दिया और टीचर की ट्रेनिंग होगी, नहीं। कोचिंग सेंटर्स की तरह कोचिंग उनको कोच देनी चाहिए, जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट का मॉडल है, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का मॉडल है, वैसे जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। मूविंग फर्दर, so we move to the national news. So what happened? So इंडियन एयरफोर्स और तमिलनाडु की पुलिस ने हेलीकॉप्टर क्रैश में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो फाइनली एविडेंस गैदर करना स्टार्ट कर दिए हैं, और आज जो है, आज फर्स्ट डे ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, और पता है लगा, और ब्लैक बॉक्स भी रिकवर्ड हो गया, तो पता है लगाया जाएगा कि भाई जो विपिन रावत, जनरल विपिन रावत की डेथ हुई है, वो कैसे हुई, क्या रीजन था, प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ। मूविंग फर्दर, तो वही चीज जो नेक्स्ट न्यूज है उसी चीज के बारे में, कि ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड। तो ब्लैक बॉक्स मतलब वही चीज है, हमेशा याद रखना, जब भी कोई ब्लैक बॉक्स की बात आती है तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होता है। तो एयरक्राफ्ट में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन हुई बिफोर द क्रैश, वो सारी सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं उसमें, सारे कम्युनिकेशन, सारी स्टेप, सारी चीजें। मूविंग फर्दर, सो जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, है ना, बेसिकली साइंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला राज्यसभा में, उन्होंने बताया कि अरेबियन सी में अभी साइक्लोन्स आ सकते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन अननेचुरल क्लैमिटी का थ्रेट है, क्योंकि हमें ये देखने को मिला कि ओमान और यमन में लैंडफॉल्स हुई हैं, तो वहां सिचुएशन थोड़ी खराब है। तो यमन और ओमान के तो ईस्टर्न साइड में फोकस पड़ा है, बट ये लगता तो इंडिया के वेस्टर्न साइड, उस साइड देखा जाए तो इंडिया के वेस्टर्न साइड पर साइक्लोन, जो कि अननेचुरल क्लैमिटी है, सॉरी नेचुरल क्लैमिटी है, नॉट अननेचुरल, नेचुरल क्लैमिटी है, वो थ्रेट अभी भी बना हुआ है। मूविंग फर्दर, सो फाइनली जो नेपाल के इंसर्जेंट ग्रुप है, और सबसे बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप है नागा, सॉरी जिसको हम फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो बेसिकली नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इंग्लैंड, इसक मुजवा, उन्होंने मना कर दिया है कि हम आसफा को लेकर कोई भी पीस नहीं करेंगे, कोई भी डील नहीं करेंगे, आपको गवर्नमेंट को आसफा रिवोक करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड, ये क्लियरली बोल दिया है इंसर्जेंट ग्रुप ने। मूविंग फर्दर, सो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और सीबीआई के जो चीफ थे, उनके टेन्योर के एक्सटेंशन को लेकर जो बिल पास हुआ था राज्यसभा से, वो फाइनली अब लोकसभा से भी पास हो गया, है ना, वॉइस वोट के थ्रू पास कर दिया गया, वॉइस वोट के थ्रू पास हो गया, और कांग्रेस वॉकआउट कर गई जब वॉइस वोट कराया जा रहा था। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, हेल्थ मिनिस्टर ने, कल भी हमने न्यूज पढ़ी थी और फिर से पढ़ रहे हैं वही चीज, कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियरली सारे स्टेट्स को बोला है, सारी स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट्स को बोला है कि टेस्टिंग और सर्वेलेंस स्टार्ट कर दीजिए, और ये प्रिपेयरनेस उन्होंने स्टार्ट करी है कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को कैसे टैकल कर सकें, और वैक्सीनेशन में क्या प्रोग्रेस है, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बोली है कि भाई वैक्सीनेशन के प्रोग्रेशन को लेकर भी आप काम करिए। मूविंग फर्दर, सो इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी रुकी हुई हैं, सस्पेंडेड है, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ दी कोविड-19, और अभी स्टार्ट हो भी जाती, बट ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अभी फिर से रिज्यूम नहीं हो पाई। तो फाइनली ये मिला है कि हो सकता है कि 31 जनवरी से इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो स्टार्ट हो जाए, और सिंगापुर को जो लिस्ट में डाला गया था, रिस्क नेशन लिस्ट में डाला गया था, उसको बाहर कर दिया गया। मूविंग फर्दर, सो इंडिया में कल गूगल ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, उसमें यही बताया कि भाई 2021 में सबसे ज्यादा चीजें सर्च की गई इंडिया में, टॉपिक सर्च किए गए, तो पहला स्पोर्ट्स है, दूसरा आपका कोविड-19 है, थर्ड फार्म प्रोटेस्ट है, ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, सो श्रीलंका ने कल बेसिकली फॉर्मर नेवी चीफ, जो कि फॉर्मर नेवी चीफ है, जिनका नाम है बेसिकली, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, सम वसंत करनागोड़ा, तो वसंत करनागोड़ा को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, जो कि डायरेक्टली, अच्छा अगर हम बात करें तो श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के पास पावर होती है, दोनों के पास पावर है ना। कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पावर होती है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, बट श्रीलंका ऐसी कंट्री है जहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर है, प्रेसिडेंट के पास भी ज्यादा पावर है। कंपैरेटिवली अगर दोनों कंपैरिजन किया जाए तो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है, बिकॉज दे बोथ आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका। मूविंग फर्दर, ओके, सो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा मार्क हो गया।
सो मैं बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या है। तो आप ये पढ़ सकते हो, सऊदी प्रिंस डिस्कसेस सिक्योरिटी विद कतर ऑन द फर्स्ट विजिट आफ्टर ब्लॉकेड। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यूएन के चीफ एंटोनियो ग्रूटस उन्होंने बोल दिया है कि वो 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, अटेंड करेंगे, ये उन्होंने बोला है। और इवन दो कनाडा, यूके और यूएस तीनों कंट्रीज में बैकआउट कर दिया है। ये पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो ये दो न्यूज़ पढ़ना। सो और बाकी ये भी न्यूज़ नहीं पढ़ना है, गलती से मार्क हो गया, सो जस्ट स्किप दिस। एंड बिजनेस न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है अगेन जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज़। दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।